फ्रक्टोज करेंगे आज की क्लास में, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगी। तो डाउट हो, डाउट साथ के साथ पूछते चलना बच्चों, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रक्टोज। चलिए फ्रक्टोज शुरू करते हैं। फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है ना, हम हेक्सोज शुगर पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन नंबर कितना होता है, 6 होगा कार्बन नंबर। तो फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, ये भी एक हेक्सोज शुगर है। चलिए नेक्स्ट क्या चीज है, इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, ये एक कीटोज शुगर भी कहलाता है, कीटोज शुगर। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें यहाँ केटोन पे ग्रुप लगा होता है। वेरी गुड, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा होगा, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा होता है। तो हम लिखेंगे कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। मैं ऐसे प्रेजेंट लिखती हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ किसी को डाउट हो तो बताना। प्रेजेंट ऑलवेज ऑन सब टर्मिनल, ठीक है, ऑलवेज ऑन सब टर्मिनल पोजीशन। तो सब टर्मिनल पोजीशन क्या होती है भाई साहब, चलो देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। तो पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल C6H12O6, फॉर्मूला बिल्कुल नॉर्मल। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, ओपन चेन, सेम ओपन चेन भी होगी, रिंग फॉर्म भी होगी। तो पहले मैं ओपन चेन बनाती हूँ, C1 तो C6 है ना, ओपन चेन बना रहे हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब इसके सब टर्मिनल पोजीशन यानी कि सेकंड पोजीशन, सब टर्मिनल यानी कि सेकंड, तो इस सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा एक कीटोन ग्रुप, ये आप याद रखिएगा। नाउ फिर बाकी बाकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, बाकी जगह बिल्कुल ग्लूकोज की तरह सेम OH, ठीक है, H और H, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में हमेशा चेंज होता है, H और OH, ठीक है बच्चों, थर्ड में हमेशा चेंज होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट OH H OH देन अगेन OH इधर और H इधर, नीचे एक H, ठीक है। सबका काउंट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। तो हाँ, इसके 1 2 3 4 प्रॉपर है, 1 2 3 4 प्रॉपर, 1 2 3 4, तो सबके आप काउंट कर सकते हैं और सबको गिन सकते हैं आप, पूरा मिला के यही बनेगा फॉर्मूला C6H12O6। नाउ अब हम इसकी रिंग फॉर्म बनाते हैं। तो रिंग फॉर्म के लिए अगेन मैं वही सारी चीजें नहीं बताऊंगी कि कहाँ से क्या अटैच हुआ, जब हम रिंग फॉर्म देखेंगे तो आप समझ जाओगे। चलिए इसका रिंग फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे O प्रेजेंट है, नाउ ये रिंग फॉर्म है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है 6 पोजीशन वाला, यहाँ पे कार्बन लगा है 1 वाला। तो अब रिंग फॉर्म किसके बीच में बनी है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में रिंग फॉर्म बनी है, क्योंकि यहीं पे कीटोन ग्रुप इसको दिखाई दे गया, जहां पे इसको O दिखाई दे गया, वहां पे भाई साहब इसने रिंग बना ली। सॉरी 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 सॉरी, 3 गलत नहीं हो गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी, 2 और 3 के बीच में नहीं है बच्चे, 2 और 5 के बीच में। 3 तो यहाँ आएगा ना, 4 एंड 5, 2 और 5 के बीच में, ओके। तो यहाँ पे इसको कीटोन O ग्रुप दिखाई दे गया, यहाँ पे इसको OH दिखाई दे गया। अगेन वही वाली चीज चली कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ से आया ये वाला, और दोनों के बीच में क्या बना, दोनों के बीच में एक फ्यूजन हुआ, बॉन्ड बना, और फिर ये रिंग फॉर्म बन गई। यहाँ पे दो चीजें यानी कि दो टेल्स हम कह सकते हैं बाहर निकली पड़ी है, एक C1 और एक C5। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कैसा रिंग है, कोई मुझे बताएगा क्या, ये हेक्सागोनल रिंग है या कौन सा रिंग है ये? हाँ जी, हेक्सागोनल रिंग है मैम। हेक्सागोनल रिंग है। बच्चे ध्यान से बताओ, कोई बताएगा, सोच के बताओ अच्छे से। मैम आयरॉनिक रिंग। पेंटागोनल। कितने कार्बन पेंटागोनल। है रिंग के अंदर? पेंटागोनल है। रिंग पेंटागोनल। पेंटागोनल रिंग है। पेंटागोनल रिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, और ये ऑक्सीजन भी हम गिनेंगे। तो ये जो रिंग है उसके बीच में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के रिंग को हम पेंटागोनल रिंग कहेंगे।
ठीक है, दिस पेंटागोनल रिंग इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन बच्चों, जल्दी 5 बताइए, कार्बन्स, 5 कार्बन। ध्यान दो, मैम 5, बताइए। मैम 5, मैम 5। 5 कार्बन, कार्बन। यस मैम। बच्चों गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, ऑक्सीजन, मैम 4 4 कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऊपर भी लिखवाया था 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, इसका बना है ये पेंटागोनल रिंग। इस तरीके की रिंग को हम कहेंगे फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज। ऊपर वाली रिंग का नाम क्या था, पायरानोज, इस रिंग का नाम क्या है, फ्यूरानोज। देखिए ऊपर क्या था, पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग था जिसमें 6 थे, ठीक है, मतलब 6 बॉन्ड्स बने थे, हेक्सागोनल रिंग था जो, ओके। और इस तरीके की रिंग को जो कि पेंटागोनल रिंग है, यहाँ पे इसको फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। तो ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के बीच में ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगेन क्लियर कर दिया है मैंने, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है कहाँ, सब टर्मिनल पे, सब टर्मिनल पे एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन हाँ तो वो वाला क्या था, ये कीटोस शुगर है, वो एक एल्डोस शुगर है इस, हाँ जी, कोई डाउट है किसी को, बच्चे कोई डाउट पूछ रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, ये दोनों जो होती हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, क्यों, चलो देखते हैं। तो हम लिखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज both are reducing sugars, क्यों होते हैं ये reducing sugars, reducing sugars उस तरीके के शुगर्स होते हैं जहां पे कहीं ऐसे ग्रुप लगे हों जो चीजों को रिड्यूस कर दें। तो इसीलिए ग्लूकोज के पास, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज दे कंटेन एल्डेहाइड ग्रुप, ठीक है, एंड कीटोन ग्रुप। तो इनके पास एल्डेहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, तो ये रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली ये चीजों को रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। कोई मुझे डाउट पूछना चाह रहा है या फिर किसी का माइक, मैम किसी का माइक ओपन है और इको हो रहा है। हाँ गर्व अपना माइक बंद करिए, ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, इतनी देर से मुझे इतनी इशू हो रहा है। गर्व क्या कर रहे हो बच्चे, ओके। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे क्या है, बिकॉज दे कंटेन एल्डेहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ये आप याद रखिएगा, ये एक याद करने वाली चीज है। नाउ और इसके बारे में, इनको फ्रूट शुगर्स कहा जाता है, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड फ्रूट शुगर्स, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी फल खाते हैं तो उसमें मेनली ये जो फ्रक्टोज है ये ही स्वीटनिंग एजेंट होता है, तो इसलिए ये फ्रूट शुगर्स होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स भी कहलाते हैं। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोमर्स भी ये कहलाते हैं, क्योंकि जब आप इसका ओपन चेन, मैं आपको रिंग चेन की बात नहीं कह रही हूं, जब आप इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी एक सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ओके। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, ये आपको हायर क्लास में काफी अच्छे से क्लियर होगा, ओके। बस अभी आप इतना जान लें, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सेम है, और आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इन तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, ओके बच्चों। आपको समझ आया आइसोमर क्यों है ये एक दूसरे के, समझ आया आप लोगों को? यस मैम।
ओके ऐसे ही ना बहुत और टर्म्स हैं, जैसे कि एनोमर्स हो गए, एपीमर्स हो गए, तो ये अलग अलग टर्म्स है। हायर क्लास में आप और अच्छे से सीखेंगे इनके बारे में कि आइसोमर क्या होते हैं, है ना। आप केमिस्ट्री में भी सीखेंगे, पढ़ाएंगे आपको भैया कि आइसोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, ठीक है, वहां पे भी आएंगे। तो ये होते हैं जहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, बस स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करता है, दोनों का डिफर कर रहा है स्ट्रक्चर, पर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है। नाउ हमने हेक्सोस शुगर पढ़े, अब हम पढ़ेंगे पेंटोस शुगर्स। ठीक है, तो हमारा जो बी ग्रुप हमें पढ़ना है, दूसरा ए हमने पढ़ लिया, अब हम पेंटोस शुगर पढ़ेंगे। पेंटोस शुगर्स, पेंटोस शुगर्स के नाम से ही आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया होगा, C5H10O5। क्लियर है ये फॉर्मूला? अच्छा, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्लास के एंड में 5-10 मिनट पहले हम एक रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, ताकि हम भूले ना कि हम क्या कौन सा स्टेप कब कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर जो है ये ऐसा नहीं है कि आप सबने कभी पढ़ा हो, चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, छोटी क्लासेस में इतना नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर का फॉर्मूला ये है और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि राइबोस शुगर, ये एक पेंटोस शुगर है बच्चों, राइबोस शुगर। फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस ये भी एक पेंटोस शुगर है। देन आर्बिनोस, ये भी एक पेंटोस शुगर है। ठीक है, राइबोस ये शुगर कौन से जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है? RNA आरएनए। RNA अरे वेरी गुड। और ये वाला DNA डीएनए में। तो ये डीएनए में, ये आरएनए में, तो हम इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। चलो पहले हम राइबोस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम ओपन चेन नहीं देख रहे हैं, अब इनकी रिंग फॉर्म ही हम देखेंगे। ओपन चेन हमें ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका है, ठीक है, तो अब एक रिंग फॉर्म में है, बाकी ये सारी चीजें रिंग में ही होती हैं, आपको ओपन चेन में मिलेंगी भी कम। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका राइबोस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइबोस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन का हो गए, 5 कार्बन हो गए। नाउ क्या होता है कि जब हम पढ़ेंगे राइबोस का स्ट्रक्चर, तो राइबोस जो है, देखो बच्चे एक सिंपल सी बात आप जान लो, हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल आगे की क्लासेस में ना, आपको मैं जेनेटिक मटेरियल पढ़ाऊंगी, अगर 12th क्लास हम लोगों ने साथ में करी। एक सेकेंड रुको। तो 12th क्लास अगर हम लोगों ने साथ में करी तो हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, जेनेटिक मटेरियल में अगर मैं सपोज आरएनए ले रही हूँ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए में एक जेनेटिक मटेरियल किस किस चीज से बनेगा, तो बीच में एक राइबोस शुगर होगा, राइबोस शुगर, उसके इस साइड पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा, और उसके इस साइड पे एक फॉस्फोरिक एसिड होगा या फॉस्फोरस होगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों मिला के बनता है जेनेटिक मटेरियल। ये पूरा जो है ये है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा एक न्यूक्लिक एसिड है। ओके, तो मतलब एक न्यूक्लिक एसिड नहीं, हम कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड है, चलो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। ओके, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3 एंड मेनी मोर, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर हुआ, विच इज आरएनए और डीएनए। सबको क्लियर हुआ आरएनए और डीएनए कैसे बनते हैं? ओके, तो अभी हम शुगर पढ़ रहे हैं, राइबोस शुगर पढ़ रहे हैं, आरएनए डीएनए का नाम आ गया, इसलिए मुझे ये इंफॉर्मेशन आपको देना सही लगा। चलो, तो अब हमने राइबोस शुगर समझ गया है, समझ लिया है, राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो चलो आरएनए का एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक इस राइबोस शुगर पे वन साइड पे पोजीशन 1 पे प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस, क्लियर है। पोजीशन 5 पे, पोजीशन 5 पे क्या लगा होगा? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पोजीशन 1 पे नाइट्रोजनस बेस, पोजीशन 5 पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, और यहाँ पे क्या होगा? कार्बन, एक बार मैं इसका नाम देख ले, ठीक से कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एक OH प्रेजेंट होगा, एक H, यहाँ पे भी एक OH और H। ओके, ये स्ट्रक्चर है राइबोस का। किसी को कोई डाउट इसमें? पूछ लो मुझसे। क्योंकि राइबोस आरएनए में होता है तो इसका
एक पोजीशन खाली नहीं है बच्चों, एक पोजीशन पे कोई एच और OH था, पहले था, लेकिन अब नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो गया तो वो एच और OH तो भाई वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी भाई एच और OH था, लेकिन वो भी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ गया, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन हुआ होगा और एक बॉन्ड बन गया। ओके, तो इन दोनों की बात हम 1 और 5 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2 और 3 की। यहाँ पे एच और OH आपको फाइनली दिखाई दे रहे हैं। नाउ राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक पेंटागोनल रिंग है। क्लियर? चलिए, पेंटागोनल रिंग है। पेंटागोनल रिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूरानोज रिंग। तो ये एक फ्यूरानोज रिंग है, जैसे कि ऊपर बात हुई थी सेम। ठीक है, ऊपर क्या था? ये एक पेंटागोनल रिंग है और ये भी एक फ्यूरानोज रिंग है। तो पेंटागोनल रिंग हमेशा फ्यूरानोज रिंग होती है। चलिए, और क्या बात है इसमें? इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि बाकी फंक्शनल ग्रुप ने तो, एक सेकेंड रुकिए, कोई ग्रुप में है क्या? कोई, सब आ चुके हैं? कोई मुझे मैसेज तो नहीं कर रहा है ग्रुप में? एक बार बच्चों ग्रुप भी चेक कर लो। नो मैम। कोई नहीं है ग्रुप में? एक मिनट, मैं अपनी साइड से एक बार चेक कर लूं। ओके ओके, मैम का मैसेज है विज्ञानम से। यहाँ पे सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? चलिए, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, हैव टू फंक्शनल ग्रुप। ये अच्छे से क्लियर हो रहा है हमें, क्यों? ये देखिए, एक OH एरा, एक OH एरा, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन सॉरी, यहाँ पे पांचवे पे भी था, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बन गया, फॉस्फोरिक एसिड से बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे OH चले गए। तो इसके पास सिर्फ अभी कितने बच्चे? दो फंक्शनल ग्रुप बचे हैं। चलिए, फंक्शनल ग्रुप में क्यों इस पे जोर दे रही हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी। नाउ दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब ये राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया, अब मैं डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर बताऊंगी। ये आरएनए का जैसे है वैसे ही डीएनए का भी सेम होता है। डीएनए भी ऐसी बॉन्ड बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजनस बेस से और एक फॉस्फोरिक एसिड से। चलो डीएनए का स्ट्रक्चर देते हैं, यानी कि डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगेन ये वाली रिंग, इस रिंग में 1 2 3 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो फर्स्ट कनेक्टेड विद N2 बेस, 5 जो है कनेक्टेड किससे है? फॉस्फोरिक एसिड। चलिए, ये दोनों बिल्कुल वो हो गई। इसमें क्या है बच्चे, इसमें क्या डिफरेंस है? डीएनए सॉरी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे तीसरी और दूसरी पोजीशन पे हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे एक OH, एक H। चलो, ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इस केस में H और H। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंस है। ऊपर राइबोस शुगर में दो OH थे और डीऑक्सी राइबोस शुगर में, तो ये क्या है? ये वाला हमारा ये डीऑक्सी राइबोस है, ये हमारा डीऑक्सी राइबोस है। तो डीऑक्सी राइबोस में आपको क्या देखने को मिला? आपको यहाँ पे दो H देखने को मिले, दिस इज 2H, और एक ही OH देखने को आपको मिला। लेकिन जबकि हमने राइबोस में क्या देखा था? राइबोस में हमने दो फंक्शनल ग्रुप देखे थे, तो इसीलिए तो डीएनए और आरएनए डिफर करते हैं। लगा रहे हो बच्चों? इसीलिए तो आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर डिफरेंट है राइबोस शुगर से। राइबोस शुगर हल्का अलग चीज है, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जबकि हमारे वाले में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बारे में भी कुछ चीजें लिखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो अगेन ये भी पेंटागोनल रिंग है, ये भी फ्यूरानोज रिंग है। अच्छा, नाउ इस केस में OH is replaced by हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? कोई बताएगा मुझे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं दिख रहे हैं जो? मैम दो। दो। ध्यान से देखो कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? वन वन वन। 1।
सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, OH कितना है, एक ही दिखाई दे रहा है ना प्रियांशु? Yes, ma'am. So only one functional group, सिर्फ सिंगल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। प्रेजेंट, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप है। रिंग का अगेन सेम नाम है, फ्यूरानोज रिंग है। अच्छा देखो, अब क्या है बच्चों, हमने राइबोज शुगर पढ़ लिया, डीऑक्सी राइबोज शुगर पढ़ लिया, और हमने क्या देखा कि एक डीएनए और आरएनए के बनने के लिए हमें ये वाली चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए हमें, पूरा एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। जबकि इसमें ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तो हमें आज पढ़नी है नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। आरएनए और डीएनए के केस में राइबोज शुगर कैसे डिफर करता है। राइबोज शुगर जो है आरएनए के केस में और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में हमने एक OH और दो OH देखे, ठीक है, तो यानी कि टू फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, जबकि डीएनए के केस में हमने सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप देखा, यानी कि कम फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों क्या है ना, जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उतना मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा। तो आप समझ रहे हो हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्यों नहीं है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता तो हम हर अगले दिन उठ के कुछ और बन जाते, हमारी नाक लंबी हो जाती, हमारे 2-3 हाथ पैर और निकल जाते, बिकॉज दिस आरएनए इज अ वेरी रिएक्टिव जेनेटिक मटेरियल। बट डीएनए कैसा है, डीएनए स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जितने कम फंक्शनल ग्रुप उतना कम रिएक्टिव, और इसीलिए मैं आज भी काजल गौर हूँ, कल भी ऐसी ही उठूंगी, परसों भी ऐसी ही रहूंगी, ठीक है। तो ये स्टेबल है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि कितने सारे स्ट्रेन्स वो रोज चेंज कर रहा है, रोज अपनी बॉडी फॉर्म चेंज कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है। और जब हमारे पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है। नाउ डीएनए और आरएनए की बात और कहानी सारे क्लियर है। Yes, ma'am. तो हम इसके लिए एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल कंटेन मोर फंक्शनल ग्रुप। तो कम फंक्शनल ग्रुप होना अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इससे हम स्टेबल रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और डीऑक्सी राइबोज शुगर एक स्टेबल शुगर है, जबकि राइबोज शुगर कैसा शुगर है, वो रिएक्टिव शुगर है, ठीक है, वो किसी से भी रिएक्ट कर लेगा उस शुगर को कहीं पे आप डालोगे तो हमारा मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो मोर फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके पास। सो डीएनए इज और जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ये बात भी सिद्ध होती है कि डीएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल क्यों है। जब आप 12th क्लास में आओगे तो मैं और अच्छे से इस चीज को बताऊंगी, क्योंकि वहां पे एक पूरा चैप्टर बना है डीएनए और आरएनए के ऊपर। चलिए नाउ राइबोज, आपको पेंटोज शुगर में ये दोनों क्लियर हुए। हाँ, किसी को कोई डाउट इसमें, पेंटोज शुगर पढ़ लिया। अच्छा दोबारा से चलते हैं ऊपर की तरफ, और हमने अभी तक क्या देख लिया है। मैंने आप मोनोसेकेराइड शुरू करे थे। मोनोसेकेराइड में हमने क्या पढ़ना था, हमने पेंटोज पढ़ना था और हेक्सोज पढ़ना था। तो हमने हेक्सोज भी पढ़ लिए, नीचे हमने पेंटोज भी पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए हमने। मोनोसेकेराइड हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम डाइसेकेराइड पढ़ेंगे विच इज सेकेंड। तो अब हम डाइसेकेराइड पढ़ने जा रहे हैं, मोनोसेकेराइड फाइनली हम खत्म कर चुके हैं। तो हम कहाँ हैं, आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। सेकेंड इज डाइसेकेराइड्स। नाउ डाइसेकेराइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। चलिए, तो डाइसेकेराइड का पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, माल्टोज। माल्टोज डाइसेकेराइड में आते हैं, ठीक है, तो माल्टोज आते हैं डाइसेकेराइड में। इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉमनली कॉल्ड माल्ट शुगर, ठीक है। तो माल्टोज को कॉमनली क्या कहा जाता है, इनको कॉमनली माल्ट शुगर कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम डाइसेकेराइड में पढ़ेंगे। इसमें हम दो मोनोसेकेराइड के जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स का ये हमारा बना है।
इसको माल्ट शुगर कहते हैं। ओके, ये जो हमारा माल्टोज है ये स्टार्च के डाइजेशन में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ओके, बीच का कंपाउंड होता है। जब स्टार्च का डाइजेशन हो रहा होता है ना, तो स्टार्च सबसे पहले माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक बीच की इंटरमीडिएट फॉर्म है। और वैसे भी सिंपल सरल बात ही है, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना। तो स्टार्च को जब तोड़ेंगे तो वो हल्के पहले हल्का सिंपल में कन्वर्ट होगा जैसे कि माल्टोज, फिर वो और हल्का सिंपल में कन्वर्ट होगा विच इज ग्लूकोज, है ना। स्टार्च का फाइनल डाइजेशन जब होता है तो एट लास्ट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब माल्टोज जो है इसको माल्ट शुगर कहते हैं, और ये किस यूनिट से बना है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना है। कौन सी होंगी वो, तो वो होगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो वो दो ग्लूकोज से मिलके बना है। चलिए, अब इससे पहले जो हमने चीजें करी थी वो सिंगल सिंगल यूनिट मैंने आपको बताई थी। अब हम डाइसेकेराइड पढ़ रहे हैं तो हम डुअल डुअल यूनिट करेंगे कि एक मॉलिक्यूल दो पार्ट से मिलके बना है। तो ये दो ग्लूकोज से मिलके बना है। चलिए देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर कुछ होगा ऐसा। तो एक ग्लूकोज में बना देती हूँ, ये वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये इस पे 6 पे टेल है, 5 4 3 2 1। चलिए ये हो गया। नाउ दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, ग्लूकोज का दो से मिलके बना है, ये 6 पे अगेन टेल लग गया, ठीक है। देन 5 4 3 2, एक सेकेंड रुको, सॉरी गड़बड़ हो गया। सो 5 4 3 2 1, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब बीच में बनेगा बॉन्ड, तो ये दोनों बीच में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये कैसा बॉन्ड है, बीच में बॉन्ड का नाम भी होता है, हर बॉन्ड का नाम होता है। तो बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया जब चेन भी बन रही थी, है ना, चेन बनी आपस, अब वहां पे भी एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था। अब यहाँ पे जब दो मॉलिक्यूल के बीच में भी बनेगा तो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बन रहा है ये कैसा है, अब ये बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कैसे ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, देख रहा होगा आपको, ये किस किस के बीच में बना है, ये 1 और 4 के बीच में बना है, इसलिए ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या यस बात कर मैम। रहे थे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में यहाँ बॉन्ड बन रहा है और स्ट्रक्चर को हम माल्टोज कहेंगे। ओके बच्चों, तो इस माल्टोज के लिए ना क्या है कि यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ओके, अच्छा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ओके वो भी देख लेते हैं। तो बॉन्ड बन रहा है क्योंकि पहले ग्लूकोज की पहली पोजीशन पे क्या बताया था, वहां एल्डेहाइड होता है, तो बॉन्ड बन रहा है एल्डेहाइड ऑफ C1, ठीक है, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C4, लेकिन दोनों दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल के। ये एक ग्लूकोज, ये वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है, ये दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बॉन्ड बन रहा है, बट C1 और C4 के बीच। जब ग्लूकोज अपने आप में बॉन्ड बनाता है तो वो C1 और C5 के बीच में बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो अपना C1 लेगा और दूसरे का C4 लेगा। नाउ ये क्लियर है। अच्छा, ये भी कैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ग्रुप्स देखे, दोनों के दोनों ग्रुप्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, ये भी एक तरीके का रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, ये भी एक तरीके का रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दो तरीके के मॉलिक्यूल चेन होते हैं ग्लूकोज के, हल्का सा हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के अल्फा और बीटा समझने में। ओके, तो ग्लूकोज के, हम अगेन ग्लूकोज पे चल रहे हैं और दो तरीके के ग्लूकोज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, दो फॉर्म्स बताने वाली हूँ। वन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड इज बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, इस तरीके के ना ग्लूकोज होते हैं, दो अलग अलग ग्लूकोज होते हैं। क्या है, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज देखेंगे तो वहां पे कैसा होता है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देखो
ये स्ट्रक्चर है, अल्फा वाला बना रही हूँ, अल्फा ग्लूकोज बना रही हूँ। यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, H, H, OH, H, OH, और यहाँ पे ऊपर क्या लगा होगा, CH2OH, है ना, क्योंकि 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो कार्बन में आपको अगेन एक बार स्पेसिफाई कर देती हूँ इसमें, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5 है एंड ये 6 है, ठीक है बच्चों। 6 कार्बन हो गए, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा फॉर्म है। जबकि अगर हम बीटा फॉर्म की बात करें तो इसका बीटा में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके। तो बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म इसकी बात करते हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज का कैसा होगा, एक सेकेंड रुको, मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज है। फ्रीज है, एक सेकेंड रुको। अब मुझे बताना, अब आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन, अब यस मैम। अब दिखाई दे रही है, चलिए ठीक है। तो देखो, अब ये था अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म है। अब हम बीटा वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बीटा फॉर्म जो होगी ना, उसमें कैसा, उसमें क्या चीज होगी, तो बीटा फॉर्म में अगर मैं बनाऊं, क्या डिफरेंस है अल्फा और बीटा में, तब आपको पता चल जाएगा। नाउ अगेन दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर CH2OH और ये वाला 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन हो गया। नाउ ये सारे नहीं बनाऊंगी, सारे बिल्कुल सेम है, एक जो डिफरेंस है वो बता दूंगी। तो डिफरेंस क्या है, उसके इस 1 कार्बन पे क्या होगा, 1 कार्बन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा H और यहाँ पे OH, बाकी सारा सेम, H और OH, बाकी देखो सारा सेम है। यहाँ पे भी अगेन OH और H, ठीक है, यहाँ पे भी। अब इसका ये वाले फॉर्म पे भी अलग हो जाएगा, ठीक है, ये वाली फॉर्म भी देखना है इसकी, OH और H, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब ये दोनों कार्बन जो है, ठीक है, 1 कार्बन पे डिफर करेगा और फोर्थ पे भी डिफर करेगा, फोर्थ पे भी डिफर करेगा। तो ये है अल्फा और बीटा की कहानी। जब अल्फा किसी से बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे ऊपर जब हमने देखा, तो ये अल्फा अल्फा से बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड सीधा है। लेकिन जब अल्फा बीटा से बॉन्ड बनाएगा ना, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज से बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आप ये दो तरीके के ग्लूकोज अपने, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफर हो जाती है ना, ओरिएंटेशन थोड़ी सी उल्टी हो जाती है कि ये मिरर इमेजेस लेफ्ट और राइट ऐसे कुछ दिखने लगते हैं। ओके, एनेंशियोमर्स होते हैं बेसिकली एक दूसरे के, ये भी हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को आप याद रखना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच में बन रहा है, इसलिए बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड सीधा है। नॉर्मली बॉन्ड बन गया और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बॉन्ड बनाने में। चलो एक बार बॉन्ड देख लेते हैं, यहाँ पे सब मिटा के बॉन्ड देख लेते हैं। तो ब्लैक से मैं एक बार बॉन्ड दिखा देती हूँ आपको। बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा इसके बीच में, H, ठीक है, एंड क्योंकि वो लॉस्ट हो जाएगा OH, और इसका ऊपर H। देखिए, जब इसी के जैसा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, दोनों साइड, तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, अल्फा और अल्फा का ऐसा बॉन्ड बनेगा, है ना, ये आप समझ रहे हो। लेकिन अल्फा और बीटा उनका अलग बॉन्ड बनेगा, उसमें दोनों H सेम साइड पे नहीं होंगे, वो हम देखेंगे जहां पे अल्फा बीटा का बॉन्ड आएगा, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक ऊपर हमने माल्टोज पढ़ा, और माल्टोज में मैंने आपको क्लियर बताया ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बनता है, कैसा बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, किस कैसा है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। फॉर्मूला चलो देख लेते हैं, फॉर्मूले में क्या है, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C12H22O11। ऐसा क्यों है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये लॉस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसा होता है इसका केस में।
ये होता है फॉर्मूला माल्टोज का। आगे बढ़े, सबको कोई दिक्कत है इसी में, किसी को? सबको क्लियर हो गया ये माल्टोज, माल्ट शुगर? कोई डाउट है तो पूछो। अब हम सुक्रोज कर रहे हैं, ठीक है? नेहा, प्रॉब्लम टेंशन मत लेना इस चीज की, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। ओके बच्चे, रिकॉर्डिंग है, आप दोबारा से घर पे देख सकती हैं आराम से। सुक्रोज, सुक्रोज को अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सुक्रोज। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड केन शुगर, ठीक है? तो इसको केन शुगर कहते हैं, शुगर केन कह सकते हैं, गन्ने का रस जो होता है ना, मेनली उसमें क्या सुक्रोज पाया जाता है, तो केन शुगर हम इसे कहते हैं। ये भी अगेन डाइसेकेराइड है, तो ये 2 यूनिट का बना होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है हमारा सुक्रोज, ये याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं डायरेक्ट। तो मैं एक ग्लूकोज बनाऊंगी, एक 6 बेस की टेल प्रेजेंट है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? नाउ फ्रक्टोज के साथ में इसका बनाऊंगी बॉन्ड, तो फ्रक्टोज बना लेते हैं एक, ये रहा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक और यहाँ पे 6, ठीक है? 5 4 3 2, ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है। अब इस 1 और इस 2 के बीच में ये बॉन्ड बनता है बच्चों, और इस बॉन्ड को आप बताइए, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? 1 2, ठीक है? एक सेकेंड रुको, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सिंपल। ऊपर वाले बॉन्ड का नाम क्या था? ऊपर वाले रहा था। अब ये 1 और 2 के बीच में बन रहा है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, तो ये 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। किस तरीके का ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है? ऐसे ही फ्रक्टोज का भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें, तो फ्रक्टोज के बीच में और ग्लूकोज के बीच में ये वाला हमारा बॉन्ड बन रहा है। किसका बॉन्ड है? ये क्या है स्ट्रक्चर? ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे? सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हुआ। अब क्या है कि ये जो सुक्रोज है हमारा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए देखते हैं, तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, वो ही रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, जिसके पास वो 2 ग्रुप्स थे। अब इसके केस में ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन करते समय यहाँ पे जो इसके फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है और कीटोन है, ये दोनों लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रक्टोज के सब टर्मिनल यानी कि सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा होता है, और ग्लूकोज के पहले पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा होता है। तो यहाँ पे इसका एल्डिहाइड भी मारा गया, यहाँ पे इसका कीटोन भी मारा गया। तो जब ये दोनों ही मारे गए, तो काहे के रिड्यूसिंग शुगर? तब तो कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं बचेगा ना, नहीं होगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के समय दोनों ही फंक्शनल ग्रुप लॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए एक तरीके का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और आपको क्वेश्चन आएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जांपल आप दो, या फिर कौन से होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? so because during bond formation both the functional group CHO and this ketone are lost. तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसी को डाउट है सुक्रोज में? आगे बढ़ते हैं फिर, सबको क्लियर है? नाउ थर्ड, लेक्टोज। आज तुलसी भी एब्सेंट है क्लास में, ये बच्चा कहाँ है? ये भी तो आता है रोज। नाउ लेक्टोज की बात करते हैं। लेक्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड है लेक्टोज, ओके? तो ग्लूकोज और सॉरी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बनता है। ग्लूकोज तो वो माल्टोज हो गया ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में ये बनता है, ओके? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बनता है। इसका स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रक्टोज और ग्लूकोज पढ़ा है, हमें गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं देखना है। उसका स्ट्रक्चर वैसे ग्लूकोज की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बनता है, बॉन्ड जो बनता है वो सेम ग्लूकोज जैसा बनता है, 1 4
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसका, ठीक है, ये हो गया। और ये किस तरीके का शुगर है, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग है। तो आप बताइए एक एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। बताइए नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जांपल। सुक्रोज। शुक्रोज, ठीक है। तो अभी तक हमने शुक्रोज पढ़ा जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सारे हमने रिड्यूसिंग शुगर देखे। और हमने आज क्या देखा, एक अल्फा ग्लूकोज देखा और एक बीटा ग्लूकोज देखा। अल्फा डी ग्लूकोज कैसा दिखाई देता है और बीटा डी ग्लूकोज कैसा दिखाई देता है। और जब भी बीटा की बात आएगी कहीं भी, तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर बता दूंगी। बच्चों देखो यहाँ पे बीटा वाला है ग्लूकोज, तो डिफरेंस क्या आ रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। नाउ हम बात करते हैं ट्राइसेकेराइड की या फिर ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा और थर्ड है हमारा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड अगेन ये क्या चीज है ओलिगोसेकेराइड, ये हमारा एक ट्राइसेकेराइड ले लेते हैं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इसमें। तो ट्राइसेकेराइड जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका जिसका नाम है रेफिनोज, ठीक है। रेफिनोज नाम है बच्चे। रेफिनोज किस किस से मिलके बना है, तो एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इन 3 यूनिट का मिलके बना है रेफिनोज। ओके, रेफिनोज का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है। ओके, कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन शुगर बीट, ठीक है, एंड कॉफी में पाया जाता है। शुगर बीट और कॉफी में ट्राइसेकेराइड रेफिनोज पाया जाता है। क्लियर है, रेफिनोज आपको क्लियर हो गया। कोई भी ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल पूछे कभी तो डरना मत मेरे बच्चों, जवाब दे के आना। आगे बढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब हम नेक्स्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड अगेन ज्यादा यूनिट्स होंगी यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा यूनिट्स होंगी। तो 3 से 4 से 5 से मतलब 7 यूनिट से ज्यादा यूनिट होना फिर वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। पॉलीसेकेराइड को हमने कैटेगराइज करा है, मतलब इसकी भी ना डिवीजन है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, पहला डिवीजन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट्स। मोनो यूनिट्स मतलब सेम यूनिट्स या फिर सेम यूनिट है या डिफरेंट यूनिट है, उसके हिसाब से हमने पहले इनको कैटेगराइज करा है। पहला आधार ये है हमारा। तो पहले मोनो यूनिट के बेसिस पे ये 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड हो गया और हेटेरोपॉलीसेकेराइड हो गया। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होगा, यहाँ पे सेम मोनो यूनिट्स होंगी, सेम यूनिट्स होंगी, सेम मोनो यूनिट्स। लेकिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड में यहाँ पे डिफरेंट मोनो यूनिट्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट मोनो यूनिट्स होंगी। सेम मोनो यूनिट्स का एग्जाम्पल मतलब होमोपॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बना है, मिलके बना है, ये हमेशा ग्लूकोज से मिलके बना है, मतलब ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन होगी तो सेल्यूलोज कहलाएगी। तो यहाँ पे मोनो यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। पूरा आप ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाते चले जाओ ना, आपको सेल्यूलोज मिल जाएगा। तो मोनो यूनिट है ग्लूकोज, बिल्कुल ग्लूकोज के अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है विच इज हेमी सेल्यूलोज। इसका नाम हेमी ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये आधा सेल्यूलोज है, यानी कि आधी इसमें डिफरेंट यूनिट्स है, तो इसीलिए बच्चों हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ पे ये पता है किससे मिलके बना है ये हमारा, ये इसमें जो मोनो यूनिट्स है ये है हमारी फ्रक्टोज मोनो यूनिट्स जो है वो है फ्रक्टोज, जाइलोज, ठीक है, और हमारी मेनोज, आर्बिनोज, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलके बना है, तो इसीलिए ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। और दूसरा वाला क्या है, वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है क्योंकि वो सेम मोनो यूनिट से मिलके बना है विच इज ग्लूकोज। सेल्यूलोज वहां एग्जाम्पल है, यहाँ पे हेमी सेल्यूलोज एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एक ये बेसिस हो गया पहला। दूसरा बेसिस क्या है, जब हम पॉलीसेकेराइड को डिस्टिंग्विश करेंगे तो दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ
फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या है। सो फंक्शन के बेसिस पे हम इनको देखेंगे। फंक्शन के बेसिस पे भी दो होते हैं, पहला है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। नाम से ही देखो आधी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टोरेज, जो पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड फॉर्म में है, वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। जो पॉलीसेकेराइड किसी चीज को स्ट्रक्चर देता है, किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है ना, तो वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ये आप स्टोरेज अच्छे से, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल मैम ग्लाइकोजन होगा ना फिर? बिल्कुल ग्लाइकोजन होगा इसका एग्जाम्पल, वेरी गुड। और स्ट्रक्चरल का बताइए मुझे। एक मिनट, स्टार्च हो गया इसमें और ग्लाइकोजन हो गया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वो वाला अब है क्या जिसमें स्ट्रक्चरल का मैम कौन बताएगा? मैम एक हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला होता है, वो वाला स्ट्रक्चर? नहीं नहीं, वो नहीं। जैसे कि अगर आपने सुना हो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल में हेल्प करता है ना, सेल वॉल में होता है ना, सेल वॉल में सेल्यूलोज लगा होता है। और चलो वो छोड़ो, चिटिन, चिटिन सुना है? मैम फंगी की सेल वॉल तो उसी से बनी है, फंजाई सॉरी। हाँ, तो फिर फंगी की सेल वॉल उसी से बनी है, उसी से बनी है, हाँ चिटिन से बनी है। तो चिटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है क्योंकि वो किसी चीज को स्ट्रक्चर दे रहा है। अगेन सेल्यूलोज ये इस कैटेगरी में भी आएगा, ऊपर भी था ये, होमोपॉलीसेकेराइड तो है ही है लेकिन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी है। तो इसी हिसाब से दो तरीके के हो गए, स्टोरेज वाले जो कि स्टोर हो जाते हैं, ये स्टार्च ले लो तो प्लांट के केस में, ग्लाइकोजन ले लो तो एनिमल के केस में। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो चीजों को स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे कि चिटिन आर्थ्रोपोड के केस में। अगर आपने फंजाई में सुना हो, चलो फंजाई ठीक है, और आपने कॉकरोच के जो पंख होते हैं वो चिटिन होता है, ठीक है। हाँ, और सेल्यूलोज ठीक है प्लांट के केस में। और ये भी हमने कितना डिस्कस करा था, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे हम देखेंगे सेल्यूलोज जो है नॉर्मली इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है। तो सेल्यूलोज का जब स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तब मैं अच्छे से बता दूंगी कि क्यों हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते और क्यों काउ डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। आउट का तो मैम आज उसको की, मैम बहुत लॉन्ग हाँ प्रोसेस होता है मैम उसका। हाँ वो भी होता है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, केमिकल बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, तो वो भी मैं एक बार बता दूंगी ताकि और अच्छे से क्लियर हो। नाउ आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगली क्लास में पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स करेंगे, पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो किसी को।